देखिए, बात होगी आज नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी इक्वेशन ऐसा हो एक्स वाई जेड के टर्म में जिसमें एक्स वाई जेड की पावर 1 हो, उसको कहते हैं लीनियर। ठीक है। अब मान लिया इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है, मान लीजिए ये इक्वेशन लिखी हुई है ऐसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। अब बताइए, एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, जेड की डिग्री 1, ये हो गया लीनियर। इक्वल टू का साइन लगा है यानी इक्वेशन हो गई जाकर के। अब ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, ये हम कैसे करेंगे? तो देखिए, हम बात नॉन होमोजीनियस की कर रहे हैं, तो इसको नॉन होमोजीनियस क्यों कहते हैं? बोले चूंकि नॉन होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। क्यों कहते हैं? क्योंकि है तो है, क्यों है, कैसे पहचाना आपने? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम हो। इसकी डिग्री यहाँ पर क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1, यहाँ डिग्री क्या है, यहाँ 1 डिग्री 0 है, तो डिग्री गड़बड़ हो गई ना, इसलिए नॉन होमोजीनियस है। जब यहाँ 0 हो जाएगा यानी यहाँ एक्स वाई रहेगा ही नहीं, तो ये बन जाएगा होमोजीनियस। इसके बारे में बात की जाएगी। तो आज हम बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, सिस्टम मतलब बहुत सारे इक्वेशंस दिए हुए हों जो कि नॉन होमोजीनियस हों, वे कंसिस्टेंट होंगे या नॉन कंसिस्टेंट होंगे। मतलब कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट आपने 9th और 10th क्लास पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है आपने। बोले देखो पढ़ा है लेकिन पूछना नहीं, क्यों? बोले मतलब आप 12th का बताते हो तो हम बता नहीं पाते, और 10th तो 2-3 साल पहले होगा। आपको याद होगा जब आपको इक्वेशन ऐसा दिया जाता था a1x प्लस b1y बराबर c1, उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मेथड दूसरा है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। और a2x प्लस b2y बराबर c2। अब ये कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है, नॉन कंसिस्टेंट मतलब निकाली नहीं जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि अगर ग्राफ के हिसाब से आप देखो, तो अगर आपने एक्स वाई के बीच में इन दोनों लाइनों का ग्राफ खींचा और ग्राफ में लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो यही आपका एक्स और वाई की वैल्यू होगी। भाई इंटरसेक्ट करने का मतलब इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा ना। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट 1, 2 है, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई और वाई की वैल्यू 2 हो गई, तो हम कहेंगे ये कंसिस्टेंट है। ठीक है। दूसरा केस ये था ग्राफ में कि अगर मान लेते हैं ग्राफ खींचते हैं आप और ग्राफ में पैरेलल लाइंस मिल गई, तो क्या कहीं इंटरसेक्ट करेंगी? दुनिया के किसी कोने में नहीं करेंगी। यानी ये नॉन कंसिस्टेंट होगा या नॉन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, यानी यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती है। तीसरा केस ये बताया गया था कि मान लें एक लाइन ये खींची और दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ रही है, तो कितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? हैं? यानी एक ही दूसरे पे लाई कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है 0 पॉइंट पे। एक लाइन पे दूसरी लाइन लाई कर रही है और वो टच नहीं कर रही है। तुमने कहा 0 पॉइंट, कितने पॉइंट पे टच कर रही है? इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रही है। तुम क्या समझ रहे थे? तो यानी कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो ये तो ग्राफ के मेथड से था। और दूसरा तरीका बताया गया था कि अगर a1 अपान b1 सॉरी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, अगर ये कंडीशन है यानी इंटरसेक्ट लाइन होगी। अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो पैरेलल लाइंस होंगी यानी इनकंसिस्टेंट होंगी। और अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। ये आपने केसेस क्लास 10th में पढ़े हैं। ठीक है। जब कोई चीज़ बताई जाती है तो उसे नोट भी कर लिया जाता है, एक तो रिमाइंड हो जाता है दिमाग में, कहीं और नोट कर लीजिए, यहाँ ना नोट करिए। ठीक है, इसीलिए बताया जाता है, अदरवाइज काहे के लिए बताया जाए। ठीक है, नोट करिए। यहाँ पर तो रैंक मेथड से निकालना है, यहाँ तो तरीका दूसरा हो जाएगा। अब मान लिया इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो मैट्रिक्स मेथड में भी मॉर्टिन्स रूल हमने पढ़ाया था, जो कि क्लास इंटर में आपने पढ़ा है, वो हम बताने नहीं जा रहे, वो आप जानते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। मान लेते हैं ये अच्छा हमने लिखा थ्योरम। थ्योरम तो हमको यहाँ पर प्रूफ कुछ नहीं करना है,
हमको केवल मेथड बताना है, चाहे उसको थ्योरम को हो चाहे मेथड को हो, कि कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट चेक कैसे किया जाता है, और जो हम सिस्टम बता रहे हैं इसी सिस्टम से न्यूमेरिकल लगाने हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। देखो ध्यान से आपको इंटर तक ये बताया गया है कि अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन दो होंगी x और y के टर्म में, अगर तीन इक्वेशंस होंगी तो x y z के टर्म में होंगी। यहाँ पर x y z के टर्म में होंगी, कहो 4 इक्वेशन दे दी जाए, कहो 5 दे दी जाए, मतलब मोर देन 3 4 5 भी हो सकती हैं। 3 को लेकर के केवल एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये भी आपने इंटर में पढ़ा है, पूछेंगे नहीं, चिंता न करिएगा, और हमने यहाँ भी पढ़ा है आपको, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। क्या तरीका होता है, पहले हम x के कोफिशिएंट लिख देते हैं। अब देखो अगर 5 इक्वेशन होंगी तो 5 आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 x y z इज इक्वल टू d1 d2 d3। ठीक है, सिस्टम समझ लीजिए, क्योंकि यही सिस्टम से आपको करना है। इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। इसको a मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। जहां a क्या है, a क्या है ये लिखा है, दोबारा नहीं लिख रहे हैं। इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहा जाता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहा जाता है। अब जरा देखिए ध्यान से, सावधान। इसका वर्किंग रूल क्या है, इसका वर्किंग रूल, ये थ्योरम नाम है लेकिन ये यहाँ पर एक तरीके से एक वर्किंग रूल बताया गया है कि कैसे आप चेक करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, एक अलग से मैट्रिक्स बनाई जाती है, इसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, AUG आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इसका नाम होता है। ठीक है, लोग आगू समझते हैं, कुछ गू टाइप का लिखा होगा, तो ऑगमेंटेड होता है, नहीं नहीं। अरे भाई, अंग्रेजी जो इंडिया की होती है, इंडिया वालों की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, उनको अंग्रेजी आती नहीं आती ये मतलब नहीं है, उसका अर्थ क्या होता मतलब नहीं, वो याद कर लेते हैं। जैसे हमने शायद बताया भी था आपको कि एक आदमी को 3 अंग्रेजी के वर्ड याद थे, यस नो और थैंक यू। ठीक है, तो हर जगह वही बोलता था, तो वो याद कर लिए आर्गुमेंटेड, आगू तो गू नहीं यहाँ पर है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी कैसे जाती है, सावधान। सी बराबर हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं और एक लाइन खींचते हैं, डॉट ऐसे लगा देते हैं। अब चूंकि 2 ही लिखने हैं तो 2 डॉट लगा दो, ए डॉट बी, ऐसे एक मैट्रिक्स बना दी जाती है। ठीक है, मतलब कैसे लिखी जाएगी, पहले ए मैट्रिक्स लिखी जाएगी, फिर बी मैट्रिक्स लिखी जाएगी, मतलब ये ऐसे लिखी जाएगी। ए क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और ये डॉटेड लाइन खींच देते हैं। और यहाँ पर B के लिए क्या लिखेंगे, B ये इसको माना है आपने, यही तो B है, तो D1 D2 D3, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना दी गई। ठीक है, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया C, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, चूंकि हमने कहा आप इसको रैंक मेथड से सॉल्व करिए, है ना, और रैंक मेथड से सॉल्व तो बात की बात है, रैंक मेथड से बताइए कि भाई ये कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक्स वाई की वैल्यू निकल सकती है या नहीं निकल सकती। ठीक है, तो अब हम करते क्या हैं, पहला मेथड, पहला काम, वर्किंग रूल बोला ना, पहला काम है वी फाइंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जमुआएं आ रही हैं, क्यों आती है ये, क्यों आती है नहीं मालूम, जब हम काम नहीं करना चाहते, ठीक है, बोरियत लगती है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, तो अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम
ऐसे खींचते हैं, मतलब खांसते नहीं है वो, तो ऐसे आ गई, खींचते हैं। तो खींचते हैं तो अगल बगल से ज़्यादा ऑक्सीजन हम खींच लेते हैं, तो बगल वाले कमी हो जाती है, तो बगल वाला खींचता है, फिर अगल वाले कमी हो जाती है। इस प्रकार से पूरा क्लास हो ऐसे करता रहता है। ठीक है, इधर समझिएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप क्या करते हैं, जो आपकी सी मैट्रिक्स आई है ना, इसको एचलॉन फॉर्म में, एक्लॉन या एचलॉन जो भी आप पढ़े हैं, एक्लॉन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग एचलॉन बोलते हैं। तो वी रिड्यूस सी इन एचलॉन फॉर्म, एचलॉन, ECHELON, एचलॉन और एक्लॉन। अब जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं CHE होता है, तो एक्लॉन पढ़ देते हैं, कुछ लोग एचलॉन पढ़ते हैं, तो इसको एचलॉन फॉर्म हम बोले, एक्लॉन जो भी है, जो भी लॉन है उस फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कि, यहाँ जरा समझिएगा, सावधान, देखो ध्यान से, एचलॉन फॉर्म याद है आपको? पक्का? ठीक है, देखो इतनी मैट्रिक्स तो आपकी क्या है, इतनी मैट्रिक्स आपकी जो डॉटेड लाइन के इधर है वो ए है ना, और पूरी मैट्रिक्स क्या है, सी है। इतनी मैट्रिक्स जो है वो ए है और पूरी मैट्रिक्स क्या है, वो सी है। तो हम क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं ए की और सी की, इसी में निकल आती है ए और सी की। एचलॉन फॉर्म हम बता देते हैं पहले। एचलॉन फॉर्म क्या क्या होता है कि जैसे पहला नंबर जो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इसके नीचे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसके बाद कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ना 2 3 4 5 कुछ भी हो। इसके बाद जो नॉन निगेटिव नंबर होगा, एक नॉन जीरो नंबर, वो क्या होना चाहिए, 1। मतलब यहाँ 0 भी हो सकता है, लेकिन अगर जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा वो 1 होना चाहिए। मैं इसी को 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, 0 0 0। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2 1 3 कुछ भी हो, इसके नीचे क्या होना चाहिए, 1 2 3, इसके नीचे 0 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ 0 0 हो जाए, हो सकता है ना हो, ये होता ना। अब अगर 0 0 नहीं है तो यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। अब हम क्या रैंक कैसे निकालते हैं कि जितनी नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, रोज हैं, वो उसकी रैंक होती है। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 नॉन जीरो है, मतलब कंप्लीट जीरो अगर जो नहीं है वो नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो का मतलब 2 एलिमेंट जीरो से फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक 3 है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ए की भी रैंक निकालते हैं और पूरे की रैंक भी निकालते हैं, क्योंकि एचलॉन फॉर्म में तो एक साथ ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगला मेथड क्या है। तो अगला सिस्टम क्या है, वी फाइंड रैंक ऑफ ए एंड सी, हम रैंक निकाल लेते हैं। ठीक, चौथी बात क्या, 2 मैट्रिक्स दिख रही हैं आपको, और इतनी क्या है, ए, तो ए की रैंक नहीं निकल सकती है भाई। जब हम इस डॉटेड लाइन के इधर देखेंगे तो ए दिखेगा। अब देखो, अगर ये कंप्लीट जीरो नहीं है, ये कंप्लीट जीरो नहीं है, ये कंप्लीट जीरो नहीं है, तो इसकी रैंक कितनी है, 3। ये कंप्लीट जीरो नहीं है, ये कंप्लीट जीरो नहीं है, ये कंप्लीट जीरो है, इसकी रैंक क्या है, 2। तो रैंक किसकी निकल आई, ए की। अब पूरे को एक साथ देखिए, ये कंप्लीट जीरो नहीं है, ये कंप्लीट जीरो नहीं है, ये कंप्लीट जीरो है, तो रैंक कितनी हो गई, 2। ये कंप्लीट जीरो नहीं है, ये कंप्लीट जीरो नहीं है, ये कंप्लीट जीरो नहीं है, रैंक कितनी हो गई, ये हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रैंक ए और सी की एक साथ निकालते हैं। ठीक है, और ये दिखाने के बाद में वी सी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, वी सी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब कौन कौन से ऑब्जर्वेशन आपको निकालने हैं। नंबर 1, अच्छा ये बताइए, क्या ये हो सकता है कि ए की रैंक सी से बड़ी हो जाए, सी से बड़ी हो जाए, नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर ऐसा रैंक को क्या लिखा जाता है, रो ए एंड रो सी, यही लिखते हैं ना। तो अगर पहली बात, अगर रैंक ए इज इक्वल टू रैंक सी के हो जाए, ठीक है, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तब सिस्टम क्या होगा, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के साथ मिलकर के एक्स वाई की वैल्यू निकालने में हेल्प करेंगे, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी। ये मतलब होता है करके कंसिस्टेंट यानी सोल्यूशन इज पॉसिबल, और यानी यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूशन इज दैट इज, मतलब इसका मतलब क्या होता है, दैट इज सोल्यूशन इज पॉसिबल, सोल्यूशन इज पॉसिबल। लेकिन सोल्यूशन पॉसिबल कैसा होगा, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। ये हो सकता है तो लिखेंगे मे बी यूनिक, मे बी यूनिक एंड मे बी इनफाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट। ये दो बातें, ये पहली बात ये हो सकती है, नोट करिए, और इसे याद भी रखना पड़ेगा। क्वेश्चन बताएंगे तब ये थोड़ी पूरा बताना वर्किंग रूल, वर्किंग रूल अलग से है, इसको मेमोरी में रखना है, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। दूसरी बात मतलब ये रैंक निकालने के बाद में हम ये ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं, और रैंक निकालने को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब जरा देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज हमने देखा, अभी मैं थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट था, तो ये उन्होंने कहा एचलॉन फॉर्म नहीं पढ़ाया उन्होंने, चलिए ना पढ़ाइए, और ये था वहाँ पर क्वेश्चन। अब एचलॉन फॉर्म आपने पढ़ाया नहीं, और ये क्वेश्चन आप लगाओगे तो कहाँ से आप लगाओगे भाई, तो क्या बताया जाए, सब ठीक है। वो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसको कहा जाता है ऑटोनॉमस, उनकी अपना होता है, अब वो लगेगा, लगाने वाले ने बताया एचलॉन फॉर्म वहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात कि अगर रैंक ए और रैंक सी के बराबर है और ये एन के बराबर है, एन बोले तो नंबर ऑफ अननोन्स, एन का मतलब क्या यहां पर है, नंबर ऑफ अननोन्स, अभी मतलब समझ में नहीं आया, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आपको वेरिएबल यहां पर क्या है, एक्स वाई जेड है ना, तो आपको क्या क्या निकालना है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है, और तो कितने अननोन्स हैं, 3 है ना। तो अगर रैंक बराबर है और रैंक इसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो कहते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट है एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। भाई यहाँ से क्या कहा गया कि अगर रैंक बराबर है तो ठीक है, सोल्यूशन तो होगा, लेकिन वो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। तो बोले अगर रैंक बराबर है और ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, मतलब मान लेते हैं आपके पास 5 इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन है एक्स वाई जेड में टर्म, तो रैंक मान लिया 3 आ गई, ए की भी और रैंक 3 आ गई सी की भी, तो आप क्या कहेंगे कि रैंक दोनों की बराबर है और वैल्यू भी आपको 3 ही निकालनी है, एक्स वाई जेड, तो आपकी रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, तो ये कंसिस्टेंट होगा एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। सो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो केवल यूनिक सोल्यूशन लिखने पर आप नहीं है, हम उसको फाइंड करेंगे, एंड वी फाइंड इट। अब कैसे फाइंड करेंगे वो क्वेश्चन लगाने के बाद हम बात करेंगे कैसे फाइंड करेंगे। वी फाइंड इट, इसको हम फाइंड करेंगे, या वी विल फाइंड इट, विल लिख दो, नहीं तो फिर वही होगा यस नो ओके वाली अंग्रेजी, वी विल फाइंड इट। तीसरी बात कि अगर दोनों की रैंक इक्वल है, ए और सी की रैंक, ए और सी है ना, हाँ, ए और सी की रैंक इक्वल है और ये लेस देन एन है, मतलब नंबर ऑफ अननोन से छोटी है, एन बोले तो नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स वो तो ऊपर लिख ही चुके हैं आप, अननोन्स ये जो वेरिएबल है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा एंड हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, consistent and have infinite solution, infinite solution। अभी हम स्ट्रेट लाइन का कंडीशन बता रहे थे कि उसमें लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही थी, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही थी, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही थी, इनफाइनाइट जगह हो रही थी। अच्छा, तीसरी बात तो हो गई है ना, अब चौथी बात होगी, इसी ऊपर लिखे दे रहे हैं।
ये चौथी बात है, हैं? ये बहुत बातें हैं, बातें तो करनी है। चौथी बात है कि अगर रैंक दोनों की इक्वल नहीं है, then system is inconsistent and no solution. Then system is inconsistent and have no solution. Have no. अब आप कहेंगे ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ऐसा ही आ जाए, उसमें क्या होगा, रैंक निकाल लेंगे और कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट से काम कर देंगे और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी आपने कहा अगर कंसिस्टेंट है और तो फाइंड इट तो लंबा प्रोसेस होगा ना। तो तरीका समझ में आ गया। तो ये कंसिस्टेंसी आपसे कही जाए ना कही जाए, वो कहेंगे सॉल्व इट। तो सॉल्व इट का मतलब आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। जैसे कंस्ट्रक्शन आप करते थे ना, अब हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन टेक्निकल दिया, ठीक, अच्छी बात है, और हमने उसमें एक साइड नहीं दी, कम दे दी, मतलब कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें फायदा क्या हुआ, एक तो स्टूडेंट का आईक्यू चेक हो गया और दूसरी बात हमको चेक नहीं करना पड़ा। जिसने भी कंस्ट्रक्शन किया उसके नंबर 0, और जिसने नहीं किया और लिख दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल उसके नंबर हो गए। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना पड़ेगा, अक्सर लिख के ही आता है। तो ये तो आपका मेथड हो गया, ठीक है। अब इसमें हम दूसरे क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे, तो इसे नोट कर लें और दिमाग में स्टोर कर लें, ठीक है।